नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल मैथ विद पिंटू में स्वागत है। आज हम आपको यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, इंग्लिश ट्रांसलेशन। कल और परसों के क्लास में हम मैथ पढ़ाए थे कंपटीशन बैच के लिए, लेकिन आज हम इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ा रहे हैं। इसलिए इसको क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम हिंदी मीडियम के लड़कों को इंग्लिश का ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम होती है। वो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, तो दूर बात है उसकी इंग्लिश बोलने की। तो हमको लगा कि जितने भी गांव से या जितने भी विलेज एरिया से लड़के लोग बिलोंग करते हैं जिसको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम आती है, उसके लिए मैं एक सेशन इंग्लिश ट्रांसलेशन ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने जा नहीं रहा है, लेकिन हम इसको इसलिए पढ़ा दे रहे हैं क्योंकि इसका बेसिक काम हर जगह रहता है। कहीं मान लीजिए आपको इंट्रोडक्शन देना हो या कहीं अपना बायोडाटा लिखना हो, बहुत जगह इंग्लिश ट्रांसलेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आज हम इंग्लिश ट्रांसलेशन लेकर आए हैं, और इसका अभी हम शुरुआत नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ आपको इंग्लिश का इंट्रोडक्शन देंगे, क्या है इंग्लिश। ओके, तो इंग्लिश का सिर्फ आपको हम आज डेफिनेशन बताएंगे क्या है इंग्लिश, इसके अल्फ़ाबेट इसमें आते हैं, वर्ड आते हैं, सेंटेंस आते हैं, तब कहीं जाके एक पूरा इंग्लिश का पैराग्राफ तैयार होता है। तो आपको हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहना है। और एक बार फिर से बोल दूँ, जिस तरह से हर बार बोलता हूँ कि अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिए, आता होगा आपके नीचे में, और बेल आइकन को क्लिक कर दिए ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करें तब आपके पास हमारा नोटिफिकेशन चल जाए बहुत जल्दी ही। तो हम आज ज़्यादा देर नहीं करते हैं। बहुत लड़के बोलते हैं कि कुछ कोटेशन लाइए जिससे कि हमको मोटिवेशन मिले और पढ़ाई में मन लगे। जैसे मैं अभी यहाँ पे पटना में हूँ और मैं यहाँ पूरा अकेला हूँ, यहाँ पे मेरे पास कोई नहीं है, लेकिन मैं फिर भी दिन भर मोटिवेशन रहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये चीज़ मेरा छूट रहा है तो ये चीज़ मुझे पढ़ लेना चाहिए, ये चीज़ लोगों को बता देना चाहिए, तो खुद ब खुद मोटिवेशन आ जाता है। तो बहुत सारे लड़के बोलते हैं कि मोटिवेशन कोटेशन लाइए, तो मोटिवेशन कोटेशन कुछ नहीं होता है। आपको जितना सेल्फ मोटिवेट रखने की कोशिश आप कीजिएगा उतना ही आप सेल्फ मोटिवेटेड रह पाइएगा। और हम यहाँ कुछ बोलेंगे तो आप सिर्फ 1 दिन 2 दिन या 3 दिन मोटिवेटेड रह पाएंगे और बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाएंगे। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि जितना हो सके खुद से मोटिवेटेड होने की कोशिश करें। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन। इंग्लिश ट्रांसलेशन में क्या है, जैसे इंग्लिश क्या एक प्रकार की भाषा, जिस तरह से हिंदी है, हम आपको एक पूरा ढांचा हिंदी में बताने जा रहे हैं। जहां इंग्लिश में ज़रूरत पड़ेगा, जिस तरह से हमको लगेगा कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है, हम आपको उस तरह से बताएंगे। आप कमेंट बॉक्स में ये ना पूछें कि आप इसका पूरा इंग्लिश में बताइए, इसलिए ना पूछें क्योंकि बहुत सारे गांव के लड़के रहते हैं जिसको इंग्लिश में अगर मान लीजिए हम बोल देंगे इंग्लिश इज वर्ड दैट यूज्ड इन एक्सप्रेशन ऑफ एनीबॉडी, तो इस तरह से हिंदी मीडियम के लड़के समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हम इसको बाइलिंगुअल बताने का कोशिश करेंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। जहाँ पे लड़कों को देखेंगे हिंदी में समझ में अच्छा से आ रहा है ये चीज़, वहाँ पे हम हिंदी से बताएंगे, और जहाँ पे देखेंगे इंग्लिश में समझ में आ रहा है वहाँ पे हम इंग्लिश में बताएंगे। इसलिए आपको इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है कि किस माध्यम से बताएगा, आपको सिर्फ देखते जाना है और आपको समझ में 100% आएगा। इसमें टोटल हम 120 क्लास लेंगे, 120 क्लास, यानी अभी से 30 यानी 4 महीना तक ये कंटिन्यू चलेगा। हो सकता है पर डे वीडियो ना जा पाए, लेकिन ये 120 क्लास लेंगे। बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि नहीं 1 महीना में इंग्लिश बोलना सिखा देंगे, इंग्लिश पूरा फ्लुएंटली बोलना स्टार्ट कर देगा, तो वैसा नहीं। हम 120 क्लास टोटल लेंगे, 120 क्लास। और इसके बाद आप इंग्लिश ग्रामर का, इंग्लिश जो बोलने के लिए प्रयोग किया जाता है भाषाओं का, उसमें आप 90% तक बोल पाएंगे। और 10% जो है सो आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर द हिंदू हो गया, या फिर आपका द इंडियन एक्सप्रेस हो गया, या द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद आपको दिमाग में बैठ जाएगा कि ये चीज़ का मतलब ये होता है। तो 10% आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन 90% जो है सो हम आपको यहाँ पे क्लियर करवा देंगे। ये मेरा खुद का कॉन्फिडेंस है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो आपको बस यहाँ के बाद आपको पॉइंट पे मैं अपना आता हूँ, आपको बस अब पॉइंट समझना। अब देखो इंग्लिश क्लास, इंग्लिश क्या है।
इंग्लिश एक प्रकार का भाषा है, जिस तरह से हिंदी एक भाषा है। हम एक दूसरे को अपनी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए उसको बोलते हैं अपने भाषाओं में, जैसे खोरठा हो गया, भोजपुरी हो गया। एक प्रकार का भाषा है जो कम्युनिकेशन का जरिया बनाता है एक दूसरे से बात करने के लिए। उसी तरह से इंग्लिश है। जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम हो गया था 1600 ईस्वी के बाद, तो उस समय ब्रिटिश हुकूमत हमारा इंडिया में हो गया था। अब ब्रिटिश हुकूमत का पूरा शासन इंडिया में चल रहा था, वो वकालत कर रहा है तो इंग्लिश से, कुछ भी कर रहा है तो इंग्लिश से, तो उसका प्रभाव हमारा देश में पड़ गया इंग्लिश का। वैसे मेरा देश में इंग्लिश का प्रभाव नहीं था, यहाँ पे संस्कृत का प्रभाव ज़्यादा था और हिंदी का प्रभाव ज़्यादा था। तो ये बातें आपको समझ में आ रहा होगा। 1600 ईस्वी के बाद जब यहाँ से अंग्रेज आए, बोलते हैं ना, अंग्रेज यहाँ से चले गए लेकिन अंग्रेजी नहीं गए, यानी अभी भी हम लोग अंग्रेजी के गुलाम हैं। लेकिन सबके पास ये समस्या है तो इसको पढ़ना ही पड़ेगा। तो देखो, इंग्लिश एक प्रकार का कम्युनिकेशन का जरिया है, आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा। इंग्लिश एक प्रकार का कम्युनिकेशन का जरिया है, जिससे हम अपनी बातों को दूसरे के साथ एक्सप्रेस करते हैं और वो हमारी बातों को समझ पाते हैं। अब ये आपको समझ गया, हम आपको पूरा डेफिनेशन लिखवाने नहीं जा रहे हैं, आपको खुद से ये सब की पॉइंट पकड़ना है, क्योंकि पूरा अगर हम आपको लिखवाने लगे तो आधा घंटा का क्लास 1 घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दिया कि इंग्लिश एक कम्युनिकेशन का जरिया है, जिसके माध्यम से हम अपनी बातों को दूसरे के साथ एक्सप्रेस करते हैं और वो हमारे बातों को समझ पाते हैं। यहाँ तक आपको समझ में होगा। अब देखो, इंग्लिश जो है सो उसको अगर सबसे छोटा भाग में तोड़ दें, तो उससे जो निकल के आता है उसको बोलते हैं अल्फ़ाबेट। जैसे आप पढ़ते हैं ये ABCDE, इंग्लिश को सबसे छोटी इकाई में, यानी सबसे छोटा पार्ट में बांटा जाए तो उससे निकलने वाला जो वर्ड आता है, उससे निकलने वाला जो आता है मीनिंग, वो ABCDE, ये सबको हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट। ये इंग्लिश की सबसे छोटी इकाई है, इससे छोटी इकाई हो ही नहीं सकती। ठीक है, यहाँ तक आपको जो भी मैं आपको फैक्ट बताऊंगा वो 100% ट्रूथफुल फैक्ट बताऊंगा, उस पर आशंका करने की बात नहीं। कुछ आपको लगा कि ये बातें कभी कभी फ्लॉप कर सकती है। तो इंग्लिश की सबसे छोटी इकाई अल्फ़ाबेट है, जिसमें ABCDE, आप जो Z तक बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वही चीज़ यहाँ पे आता है। और देखो, जब ये इस अल्फ़ाबेट को मिला दिया जाता है, जैसे कि हम अल्फ़ाबेट से ABCD, यहीं से हम कुछ मिला लेते हैं, ये B को मिला दिए E से और E को मिला दिए D से, और अगर हम यहाँ से बना देते हैं बेड, तो इस बेड का मतलब होता है बिस्तर, और ये बिस्तर एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाता है। मतलब जब हम एक से अधिक अल्फ़ाबेट को आपस में मिलाते हैं और उससे अगर कोई मीनिंगफुल अर्थ निकलता है तो हम उसको वर्ड बोलते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल में दे दूं, एक से मैं अधिक बोला, लेकिन आई जो है सो अपने आप में एक वर्ड का काम करता है। तो ये सब चीज़ें कुछ एक्सेप्शनल में आएंगी, लेकिन मैक्सिमम 99% एक से अधिक अल्फ़ाबेट को मिलाने से अगर कोई अर्थपूर्ण शब्द निकलता है तो उसको हम वर्ड बोलते हैं। जैसे यहाँ से हम आपको दिखा दिए BED, बेड का मतलब होता है बिस्तर, तो बेड एक प्रकार से क्या हो गया, वर्ड हो गया। और बेड में हम अल्फ़ाबेट जोड़े हैं B, E और D। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और ये बेड क्या हो जाएगा आपका, वर्ड। अब देखो, एक से अधिक वर्ड को अगर आपस में मिला लिया जाए और उससे एक मीनिंगफुल कुछ सेंटेंस निकल जाए, सेंटेंस का तो हम डिफिनेशन नहीं बता रहे, उसका कोई मीनिंगफुल अर्थ निकले। जैसे कि हम आपको बताते हैं, एक कॉमन एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, क्योंकि आपको ये चीज़ें बिल्कुल सही सटीक दिमाग में जाएगी। इसीलिए मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, जहाँ तक आप कुछ पढ़े होंगे, उसके बाद मैं आपका लेवल को ऊपर ले जाऊँगा। जैसे आप पढ़े होंगे राम ईट्स ये मैंगो, ये आप एग्जाम्पल जब आप बच्चा में होंगे या कुछ बड़े हो गए होंगे,
वहाँ पे आपको ये एग्जाम्पल जरूर बताया गया होगा टीचर के माध्यम से, जब आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे होंगे टेंस में, तब यही एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं। राम ईट्स ये मैंगो। आपको हम क्या बोले भी, एक से अधिक वर्ड को अगर आपस में मिला लिया जाए, एक से अधिक वर्ड को अगर आपस में मिला लिया जाए और उसका कोई मीनिंगफुल अर्थ निकले तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे राम ईट्स ये मैंगो, राम आम खाता है। राम आम खाता है तो ये क्या बन गया, एक सेंटेंस। अब सेंटेंस के सिलसिले से हम आगे बढ़ेंगे। सेंटेंस में आखिर एक सेंटेंस बनाने के लिए हमको क्या क्या ज़रूरत पड़ता है, तो हम आपको बता दें। एक सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट का ज़रूरत पड़ता है, सब्जेक्ट का ज़रूरत पड़ता है, उसके बाद वर्ब का ज़रूरत पड़ता है, और इसके बाद ऑब्जेक्ट का ज़रूरत पड़ता है। एक सेंटेंस में बेसिकली सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का ज़रूरत पड़ता है। ऑब्जेक्ट कहीं नहीं भी रहे तो एक सेंटेंस बन सकता है। जैसे हम सिर्फ यहाँ बोल देंगे राम ईट्स, राम आम, मतलब राम ईट्स राम खाता है, तो ये भी एक सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन एक सेंटेंस में बेसिकली जो 90% सेंटेंस होते हैं उसमें 3 चीज़ों से बन के, 3 पॉइंट से वो बनते हैं, जैसे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब आपको हम ये 3 चीज़ें बताऊंगा, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो काम करने वाला को या जो काम करता है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट, या जिसके बारे में कुछ चीज़ का चर्चा किया जाता है, जैसे वह जाता है, वह खेलता है, वह पढ़ता है। तो यहाँ जो वह बोल रहे हैं ये किसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसी को बोला जाता है सब्जेक्ट। जैसे राम आम खाता है, तो यहाँ राम खुद काम कर रहा है, कोई काम करने वाला या हम किसी के बारे में चर्चा करते हैं उसी को बोला जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी यहाँ क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट। उसके बाद आपको नेक्स्ट वर्ड में राम आम खाता है, यहाँ पे खाने का काम कौन कर रहा है, तो राम कर रहा है। अब आपको बता दें वर्ब। वर्ब क्या होता है, काम करने की क्रिया। अगर कोई कुछ काम कर रहा है, देखो इसका हिंदी ही होता है कर्ता। अगर किसी सेंटेंस में किसी वर्ड का मतलब ये आपको नजर आए कि उससे काम करने का बोध हो रहा है, तो उसको हम बोल देंगे वर्ब। जैसे यहाँ पे राम ईट्स, ये मैंगो में ईट्स, राम क्या चीज़ करने का काम कर रहा है, तो राम आम को खाने का काम कर रहा है। तो यहाँ काम क्या चीज़ का हो रहा है, खाने का हो रहा है, ठीक है। तो ईट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ईट्स हो जाएगा वर्ब। और ये अभी ये जो यहाँ ए प्रयोग हुआ है, ये नाउन के पहले ये आर्टिकल है, इसको हम बाद में बताएंगे। ये एक प्रकार से क्या है, आर्टिकल है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट जो काम करता है उसका प्रभाव जिस पर पड़ता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे राम आम खाने का काम कर रहा है, तो इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, राम का प्रभाव पड़ रहा है आम पर। जैसे राम आम खा रहा है, तो राम आम को खा रहा है, तो प्रभावित किसको कर रहा है, आम को कर रहा है ना। जैसे आम वो खा के खत्म कर दिया, तो प्रभाव इसको किस पर गया, तो ये मैंगो पर गया। तो मैंगो हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो एक सेंटेंस में आपको समझ में आ गया होगा, 1 2 3 4 ये जो वर्ड यहाँ पे आए हुए हैं ये तो आर्टिकल है। इसको थोड़ा आपको बाद में फोकस करना पड़ेगा, जिसमें आपको आर्टिकल पढ़ाएंगे उस समय। सब्जेक्ट, वर्ब, आर्टिकल और ऑब्जेक्ट, ये 4 चीज़ों से मिलकर एक सेंटेंस का निर्माण हो गया। इस सेंटेंस में राम ईट्स, ये मैंगो में सब्जेक्ट हो गया राम, वर्ब हो गया ईट्स, और आर्टिकल हो गया ए, और ऑब्जेक्ट हो गया मैंगो। अब आपको हम इसी से नेक्स्ट एग्जांपल देने का काम करते हैं। जैसे आई रीड इन पटना, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है और ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है। आई रीड इन पटना, ये इन यहाँ पे प्रीपोजिशन लग गया है, इसको हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन आप बेसिकली क्या ये सेंटेंस बोल रहा है उस पर जाइए। आई रीड इन पटना, आई रीड इन पटना में आई आपका होगा सब्जेक्ट, मैं पटना में पढ़ता हूँ, ओके।
तो यहाँ आई है, सो पटना में पढ़ने का काम कौन कर रहा है? जो काम करने वाला रहेगा उसको हम सीधा बोल देंगे सब्जेक्ट। जैसे सब्जेक्ट का हिंदी ही होता है कर्ता। आपको हम एक एग्जाम्पल से अब समझाने का काम करते हैं। अगर किसी के यहाँ कोई बूढ़ा या कोई बुजुर्ग मर जाता है, कोई भी मर जाता है, तो वहाँ पे आपको पता होगा एक वहाँ कर्ता बनता है, जो उसका 12 दिन तक का जो टोटल उसका होता है वो काम करने वाला होता है कर्ता। तो वो क्या करता है? 12 दिन तक काम करता है, भोज भंडारा का काम करता है। आपको पता होगा उसको बोलते हैं करताहा, आप खोरठा लैंग्वेज में या फिर देहाती लैंग्वेज में। तो वो जो कर्ता काम करता है वही यहाँ काम कर रहा है सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट का मतलब ही होता है कर्ता, यानी आई रीड इन पटना में आई हो जाएगा सब्जेक्ट और रीड हो जाएगा यहाँ पे वर्ब और पटना यहाँ पे हो जाएगा नाउन, या फिर इसको हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट। मैं पटना में पढ़ता हूँ, पढ़ने का काम किया जा रहा है हमसे, इसलिए पढ़ना यहाँ पे हो जाएगा वर्ब। और कहाँ पे पढ़ रहा हूँ, इसका प्रभाव कहाँ पे पड़ रहा है? मैं पटना में पढ़ता हूँ, इसलिए प्रभाव इसका पटना में पड़ रहा है और पटना इसका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और इंग्लिश का यही 3 पॉइंट आपको पकड़ना है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसी से हम आपको 120 लेसन पूरा कंप्लीट करवा देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस तरह से 120 लेसन पूरा कंप्लीट हो गया। तो ये था पूरा इंग्लिश का इंट्रोडक्शन। आज का क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। और आपको एक बार फिर से बोल दूं कि अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर वीडियो देखने में अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक भी कर दिया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।